बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के फेसबुक पेज के मैं बताता चलूँ, सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है जिस पे हम बाकायदगी से प्रोग्राम का शेड्यूल डालते हैं कि किस दिन किस डॉक्टर, गेस्ट डॉक्टर जो है उन्होंने प्रोग्राम में आना है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहें कि किस टॉपिक पर बात होनी है और कौन से डॉक्टर ने आना है तो हमारा फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम लोग लाइव हैं और आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में। कॉल के लिए नंबर मैं आपको बताता चलूँ 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। आप कॉल करके अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार हैदर। डॉक्टर साहब जो हैं रहमान फाउंडेशन जो है उसके चेयरमैन हैं, जो कि बेसिकली किडनी डायलिसिस, फ्री किडनी डायलिसिस और किडनी ट्रीटमेंट्स में जिसका बहुत नाम है। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है प्रोग्राम में आने की और हम लोग बात करेंगे आज फिर दोबारा कोरोना वायरस के सिलसिले में, क्योंकि पाकिस्तान में केसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और क्रिटिकल कंडीशन में जाते जा रहे हैं पेशेंट्स। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, इस पे हम लोग बात करेंगे, कैसे बचा जा सकता है और साथ साथ इस पर भी बात की जाएगी कि जनाब कुछ अलामतें मुख्तलिफ बीमारियों की कोरोना वायरस की बीमारी के साथ जो है वो मिक्स हो रही हैं, जिसमें टाइफाइड के अक्सर लोग टेस्ट जो हैं उनके पॉजिटिव आ रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम या बुखार है या खांसी है तो लोगों को लगता है जी हमें कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है। तो इस मौजू पर भी हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को कोई सवाल होता है हमें कॉल करें और सवाल पूछें 0512321200। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस केसेस जो हैं वो आसमान पे पहुंच रहे हैं और इवन अभी आजकल जो है हमें देखने में मिल रहा है कि बहुत से क्रिटिकल केसेस देखने में मिल रहे हैं और जो है कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं केसेस। तो डॉक्टर साहब क्या इस कंडीशन में क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने मेज़बान सच टीवी के इंतज़ामिया और मैं बहुत मशहूर हूँ सच टीवी का, जिन्होंने मुझे इतने अहम प्रोग्राम में आने का मौका दिया और लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला। थैंक यू। कोरोना के बारे में अब शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको कोरोना के बारे में और इसकी हकीकत करना पता चल गया हो। बीच में लोग इसको मजाक की, इसको साजिश समझते रहे और अभी लोगों को इसकी हसासियत का अंदाज़ा हुआ कि ये वाकई ख़तरनाक है। कोरोना के बारे में मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जिससे अब हमें खुद बचना है। ना गवर्नमेंट हमारे ऊपर 24 घंटे पहरा लगा सकती है, ना गवर्नमेंट हम पे चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा सकती है। इससे हमें खुद बचना है और उसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है यही है कि हम ऐसे लोगों से बचें, क्राउड में जाने से अवॉइड करें। मुझे आज यहाँ बैठ के बिल्कुल वही चीज़ याद आ रही है कि जो मैंने आज से 2-3 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था। जो बातें हमने पहले प्रोग्राम में की थी आज घूम फिर के फिर हम उसी नतीजे पे आ गए। बीच में डेली नई डेवलपमेंट्स आती गई कि किस जगह पे ठहर सकता है, जिंदा है या मुर्दा है। आखिर में घूम के सारी बातों की फिर वो एक यही कंक्लूजन है कि इससे हमने बचना है। बिल्कुल, ये हकीकत है जिससे हम नजरें नहीं चुरा सकते। इससे हम कैसे बच सकते हैं? बचने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि जो पेशेंट हो इसका वो खुद भी मास्क लगाए और जब हम ऐसे किसी पेशेंट से मिलने जाएं तो हम मास्क लगा के जाएं और हम क्राउड में जाएं तो मास्क लगा के जाएं। ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर ज़्यादा लोगों का रश नहीं भी है और हम शक है कि यहाँ कोई ऐसा बंदा ना हो जिसको कोरोना वायरस हो, वहाँ भी हमें मास्क लगा के जाना चाहिए। हाँ, मास्क हम कब ना लगाएं? जब हम अकेले बैठे हों, हम घर में हों, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, हमारे साथ कोई और दूसरा ना हो, हम कहीं सहन में बैठे हों, तो फिर हमें चाहिए कि हम मास्क उतार के और अच्छे तरीके से जो है ना ऑक्सीजन को इनहेल करें ताकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग हो। हाँ, कहीं भी जाएं तो हमें मास्क का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए और जो डिस्टेंस मेंटेन रखना है, जो गवर्नमेंट ने भी बताया और WHO ने भी बताया, उसको हमें लाजमी मेंटेन करना चाहिए। तो ये वो सब चीज़ें जो लोग बहुत पहले से जानते हैं लेकिन लोग इस पर अमल नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अब लोगों को इसकी हसासियत का और इसकी नज़ाकत का अंदाज़ा हो गया कि अगर हम इससे नहीं बचेंगे तो चाहे अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, वो इसकी जद में आएगा। आए दिन नई डेवलपमेंट्स आती हैं। शुरू में डेवलपमेंट आई कि ये जवान लोगों पे नहीं असर करता, फिर नई डेवलपमेंट आई कि अमेरिका में मैंने एक प्रोग्राम में बताया कि 4 साल से लेके और 17 साल की उम्र के बच्चों पे टेस्ट हुए तो पता चला कि ये चंद बच्चों के अलावा किसी को कोरोना नहीं हुआ। लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ये किसी एज के बंदे को, किसी एज के बच्चे को, किसी उम्र में भी हो सकता है। इसमें से कौन बच सकता है? जिसका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग हो। बस 2 चीजें ऐसी हैं कि जिस पे डेवलपमेंट चेंज नहीं हुई फर्स्ट से लेके आज तक, एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और तीसरा इम्यूनिटी लेवल। तो जिसका जितना इम्यूनिटी लेवल मजबूत होगा, जितना इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा, चाहे वो बच्चा है
चाहे बूढ़ा है वो इससे बच जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान का रहने वाला है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज का, चाहे वो जिस मुल्क का मर्जी है। जिसका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होगा वो इस वायरस से बचेगा, जिसका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग नहीं होगा वो इसकी जद में आ जाएगा। लेकिन ये सबसे अहम बात है वो ये है कि जो भी इसकी जद में आएगा, ये नहीं जरूरी नहीं है कि जिसको हुआ तो वो अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो जाएगी। अब जैसे कि लोग देख रहे हैं कि जो इससे इन्फेक्टेड होते हैं उनमें जो मोर्टेलिटी रेट है पहले 1% था और अभी हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2% है। अच्छा। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर 1 करोड़ में 1000 लोगों का मजमा है, कहीं शादी है, तो उसमें अगर कोई एक बंदा इन्फेक्टेड है अगर, तो उसमें से 5 से 10 लोग इन्फेक्टेड होंगे, यानी 5 से 10 लोगों को, 10% लोगों को ये वायरस होगा। उन 5 से 10% में फिर जो है वो, जैसे मैं ऐसा तो नहीं कहता कि 1 से 1.5 लोगों को होगा, तकरीबन ये है कि 2 लोग इससे इन्फेक्टेड होंगे। अगर फर्ज करें 100 लोगों को ये हो तो ये जो है ये 0.1-0.2%, मतलब 1000 लोगों को हो तो फिर जो है ना ये 2 बंदे इन्फेक्टेड होते हैं इससे, 1 या 2 बंदे। डॉक्टर साहब, आपने इम्यून सिस्टम की बात की और सारी अब कहानी जो है वो इम्यून सिस्टम पे ही पहुंच रही है। जैसे आपने खुद कहा कि अब कंडीशन ऐसे लेवल पे पहुंच गई है कि हम लोग बहुत सी चीज़ों को छोड़ के अब इसी पे फोकस करना है कि कैसे हम अपने आप को पर्सनली बचा सकते हैं। तो क्या करें, इम्यून को कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें? बिल्कुल, चाहे कोरोना हो या चाहे कोई भी वायरस हो या कोई भी बैक्टीरिया हो, उससे हम कैसे बच सकते हैं अपना इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग करके। जी। जब से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की सलाहियत भी रखी है। जी। अब उन बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को हम खुद कमजोर करते हैं। अगर हम उसको कमजोर ना करें तो हम इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो जो मैं तमाम अपने, मुझे याद है कि मैंने सिर्फ सच टीवी पे 10 से ज़्यादा प्रोग्राम है जिस पे मैंने लोगों को बताया कि हम अपना इम्यूनिटी लेवल कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तो पहला जो है वो खाने का तरीका है। अगर हम खाने को तरीके से खाएं तो उससे जो एनर्जी हमें मिलेगी वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है। हम जो है ना खाने से पहले भी बेताशा पानी पी लेते हैं, दरमियान में पीते हैं और आखिर में पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा खाना जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, उसमें जो हमें न्यूट्रिशन वैल्यूज मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि हम बहुत सी चीज़ों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा इम्यूनिटी लेवल लो होता है। वो सबसे बड़ी 3 बहुत बड़ी चीज़ें हैं, एक चावल, एक चीनी और एक मैदा और उससे बनी हुई अशिया। अच्छा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि ये इंसान के इम्यूनिटी लेवल को बहुत लो करती हैं। मुझे याद है कि हम किसी ज़माने में जो है वो चूहों पे तजर्बे करते थे तो हम उनको इम्पोर्टेंट करने के लिए उनको चीनी खिलाया करते थे। अच्छा। तो चीनी जो है ना वैसे भी बहुत बदतरीन चीज़ है। ये आपके जिस्म से जब निकलती है तो ये ऐसे निकलती है, कैल्शियम को लेकर निकलती है, और कैल्शियम जब जिस्म से निकलता है तो वो मैग्नीशियम, फास्फोरस और बहुत से जरूरी जो विटामिन है उनको लेकर निकल जाता है। कॉल हमारे पास, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने आपसे कहा है कि मुझे 5-7 दिन से ना खुशक खांसी आ रही है। जी जी। तो इसकी कोई कोरोना की तो नहीं इफेक्ट हो सकती? मुझे ये खदशा हो रहा है। कितने अरसे से आपको खांसी आ रही है? 5-7 दिन से। अच्छा, और कोई और अलामत तो नहीं है, बुखार या नहीं, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुश्क खांसी आपको आ रही है। उम्र कितनी है आपकी? 5। उम्र कितनी है आपकी? ड्रॉप करें कॉल, क्योंकि आप काइंडली जो है जब कॉल करते हैं तो अपनी टीवी की आवाज़ प्लीज बंद कर दिया करें, इसलिए हमें भी समझ नहीं आती आपके क्वेश्चन की और आपको भी सही आवाज़ नहीं पहुंच पा रही होती। डॉक्टर साहब, उनका खुश्क खांसी हो रही है लेकिन 5 दिन से उन्होंने बताया। देखिए, जो टाइफाइड ये इसकी कोरोना की जो अलामत है उसमें जो सबसे बड़ी अलामत है वो हाई ग्रेड फीवर है। ठीक है, ठीक है, और खुश्क खांसी है। सही। लेकिन ये है कि खुश्क खांसी अभी जो मौसम है इसमें अक्सर लोगों को खुश्क खांसी हो रही है। ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि गर्मी है तो ठंडे पानी की और ठंडे मशरूबात की तलब बहुत ज़्यादा होती है लोगों को। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो 2 चीज़ों से आप अवॉइड करें तो आप कोरोना से बच सकते हैं। ठीक है। एक बर्फ़ वाला और ठंडा पानी और एक खट्टी चीज़। इन 2 चीज़ों से बचेंगे तो कोरोना से बच जाएंगे। समझ लें कि ये आपकी बॉडी में एक तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक अलग फैक्टर है कि हम किसी को हो तो अगर हम उसके करीब जाएं तो हमें वो होगा, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन इसको इनहेल करने के ये 2 तरीके हैं इस वायरस को, कि ठंडा पानी और जो है वो खट्टी चीज़। तो खट्टी चीज़ों से आप अवॉइड करें। जैसे ये मौसम है तो लोगों का दिल करता है कि वो ठंडी चीज़ पिएं। नॉर्मल पानी पीते रहें। वैसे भी जब सीजन चेंज होता है लोगों को गला खराब, नज़ला, जुकाम और खांसी होती है। ठीक है। तो इन्हें ये मैं मशवरा दूंगा कि ये जो है ना अदरक जो है वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो घर में मौजूद है। अदरक जो है उसका कहवा बना के पिए, उसमें 2 लौंग डाल लें। ठीक है। और जब वो कहवा खत्म हो जाए वो कप, तो उसमें जो 2 लौंग हैं उनको चबा के खा लें। ठीक है। उन्हें ज़रा मुश्किल होगा क्योंकि टेस्ट डेवलप नहीं हुआ होता,
तो इससे जो ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये इंशाल्लाह इनका ये वाला मसला सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में हम देखते हैं कि सांस के मसले हो रहे हैं, कुछ लोगों में कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जी पेट खराब हो गया, कुछ लोगों में बुखार को देख रहे हैं हम, तो ये इतने डिफरेंट साइन सिम्टम्स क्यों हैं कोरोना के? असल में साइन सिम्टम मुख्तलिफ बीमारियों के आपस में ना मिक्सअप हो गए हैं। अच्छा। उसमें ये है कि उस टेस्ट जो है वो जितने भी अभी अब टेस्ट हो रहे हैं, जैसे एंटीबॉडी टेस्ट है, तो उसमें हमने ये देखा है कि जो IgM जो एंजाइम है वो उसमें वो पॉजिटिव मिलता है। ठीक है। अब ऐसे लोग भी हैं कि जो कोरोना से ठीक हो गए, बीमार थे, ठीक हो गए, लेकिन जब उनका टेस्ट हुआ तो पता चला कि जी उनका टेस्ट अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। देखिए, वो पॉजिटिव आने की बहुत ही अहम वजह है जो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि देखिए, जब जैसे कोई भी जो RNA वायरस है, जैसे DNA हो या RNA वायरस हो, खासकर जो RNA वायरस जितने भी होते हैं, इनके जो IgM जो एंजाइम है ये बहुत ज़माना तक पॉजिटिव आते रहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी को टाइफाइड होता है, टाइफाइड में ये होता है कि पेशेंट ठीक हो गया, उसका फीवर खत्म हो गया, उसका पेट भी नॉर्मल हो गया, उसका खाना पीना डाइट सब ठीक हो गया, उसको फीवर भी नहीं हुआ, लेकिन उसका जब टेस्ट करवाया तो उसका जो है ना वो IgM पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है, इसकी एक बहुत ही खास और समझने वाली वजह है। सही है। वो इसलिए पॉजिटिव आता है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी जो वायरस है जब वो हलाक हो जाता है, सही, जो RNA वायरस है उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में फौरन एक फोर्स एक्टिव हो जाती है जो उससे लड़ती है। ठीक है। तो जब वो उसको शिकस्त देती है तो वो उस वायरस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आप समझ लें, जैसे आप इसको कोरोना के वायरस को आप ले लें, जो कोरोना का वायरस है वो तीन उसकी जो है ना बॉडी तीन शक्ल होती है उसकी। एक जो उसके स्पाइक्स होते हैं जिसके थ्रू वो बॉडी में अपना RNA इंजेक्ट करता है, जिसकी शक्ल कोरोना की तरह होती है, क्राउन की तरह, जिससे इसको कोरोना कहते हैं। एक उसका शेल और एक उसका जो है वो RNA। जी। अब ये जब हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको जब हलाक करता है तो क्या होता है कि वो टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। सही है। अब जब टेस्ट होता है तो टेस्ट में ये चीज डिटेक्ट होती है कि ये जिस्म में मौजूद है, वो ये चीज डिटेक्ट नहीं हो सकती कि जिंदा हालत में या मुर्दा हालत में। ठीक है। तो ये टाइफाइड में तो 90 डेज तक पॉजिटिव आता रहता है। अच्छा। और बाज़ औक़ात तो कई साल जो है ना वो इंसान की बॉडी में बीमारी ना भी हो लेकिन वो बॉडी में एग्जिस्ट करता रहता है। हमने वो लास्ट ईयर जो मेडिसिन रजिस्टर करवाई थी टाइफाइड की, उसमें सिर्फ ये था कि 5th डे टाइफाइड नेगेटिव हो जाता था। हमने बहरिया टाउन और इस्लामाबाद पुलिस के तकरीबन 100 लोगों को फ्री मेडिसिन दी थी और उनके हमने टेस्ट भी करवाए थे, तो उसमें यह था कि उनका टाइफाइड नेगेटिव हो गया था। 5th डे टाइफाइड दोनों एंजाइम IgM और IG दोनों नेगेटिव हो जाता है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने टाइफाइड का जिक्र किया, यही प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा दिखने में मिल रहा है। लोग जाते हैं टाइफाइड का टेस्ट करवाते हैं क्योंकि पेट का भी मसला आ रहा है और वो पॉजिटिव आ जाता है। या मसलन जैसे कि हमने शुरू में प्रोग्राम के शुरू में बात की कि जी कुछ लोगों को बुखार है या खांसी हो रही है तो वो समझते हैं कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं है। तो ये कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन स्टेट से कैसे निकला जाए? देखिए, जो नज़ला जुकाम खांसी और टाइफाइड से बचने का जो तरीका है वो दोनों चीज़ों से बचने का एक ही हल है, सोशल डिस्टेंसिंग। अब देखें, अगर फर्ज करें कि हम 2 या 3 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, अगर किसी एक को अगर नज़ला जुकाम खांसी को दूसरे को भी हो जाएगा तो वो वायरस कैरी हो जाता है। और इसी तरह अगर हम ठंडी चीज़ें खाएंगे, अपना गला खराब कर लेंगे तो उससे भी जो है ना हमारा गला खराब हो जाएगा और टाइफाइड कैरी कोरोना कैरी करने का जो खतरा है वो ज़्यादा है। तो ये है कि नज़ला जुकाम खांसी से बचने का भी यही तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ठंडी चीज़ों से अवॉइड करें और गर्म चीज़ें, कावा वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इससे हम बच जाएंगे। और कोरोना से बचने का भी यही तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्मल जो डाइट है वो और ठंडी चीज़ों से अवॉइड करना, मास्क का इस्तेमाल, उसकी भी यही सिम्टम्स है। डॉक्टर कॉल है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहां से बात करें? हेलो हेलो जी, फरमाइएगा, कौन बात करें? कमर जुमान बात कर रहा हूँ चीचा रत्नी से जी। जी फरमाइए कमर साहब। मैंने जी डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि लोग कह रहे हैं कि कोरोना में AC का, दोबारा पूछिएगा, आपकी आवाज कट गई दरम्यान में। मैंने ये पूछना है कि लोग ये कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से AC का जो है ना इस्तेमाल ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे भी AC की जो वायरस जो है ना वायरस, कोरोना वायरस ये फैलती है। किस चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? AC का। सही, ठीक जी, थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया कमरजमान साहब, आपने सवाल पूछ लिया, डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। जी देखें, इस पे जो मैं उनकी बात समझाऊं वो ये शायद बताना चाह रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस में जैसे सेंट्रली AC है तो इससे जो है ना वो वायरस फैलता है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सेंट्रली AC होता है तो सर्कुलेट होने देती है, जो बिल्कुल ऐसे पूछना चाह रहे हैं।
लेकिन इसमें ऐसा है कि वैसे जिसको कोरोना वायरस हो उसको ठंडी जगह पे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि कोरोना का जो एंड रिजल्ट है वो ARDS है, यानी फेफड़ों की जो सीवियर बीमारी जिसको हम नमूनिया कहते हैं वो है। तो ऐसे बंदे को, ऐसे पेशेंट को ठंडी जगह पे नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई भी जो डेवलपमेंट है वो भी हतमी नहीं है, लेकिन बीच में ये डेवलपमेंट भी थी कि कोरोना वायरस जो है वो सेंट्रली AC और सेंट्रली हीटिंग सिस्टम जो है वो भी इसकी एक वजह हो सकता है इसको फैलाने का। अच्छा, तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि बहुत ही कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो है ना ऐसे जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। ज्यादा जगहों पे तो लॉकडाउन है और बहुत कम ऐसा है। लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन ये कि जब अगर ऐसी जगहों पे हम मास्क पहनेंगे तो हम फिर भी इससे बच सकते हैं। और दूसरा ये वेंटिलेशन ज्यादा होनी चाहिए, आप कहीं भी बैठे हैं वेंटिलेशन ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये वायरस जो है वो इससे फैल सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हो जाए कि वो इतना ज्यादा ट्रैवल करे और इतना घूम करके आए और उसके बाद जो है ना वो जब हम तक पहुंचे तो वो बहुत वीक हो चुका होता है, उसके चांसेस कैरी करने के बहुत कम होते हैं। इसका बेहतरीन हाल ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जब भी हम कहीं जाएं, लोगों से मिलें, तो हमें मास्क का उस टाइम इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, कंडीशन बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ लोगों को अब जो है माइल्ड मॉडरेट किस्म की अलामतें हैं और वो उस क्राइटेरिया पे नहीं आते कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं? कि उनकी दवाइयां तो वो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या उनको हेल्प मिल सकती है? इसकी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो प्रिवेंटेशन भी है उसकी और उसकी मेडिकेशन भी है। अच्छा, ठीक है। और वो चीजें हमारे पास बेताशा वैसी मिकदार में मौजूद हैं। ठीक है। एक तो कैल्शियम, विटामिन D और विटामिन C का इस्तेमाल। ठीक, डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहां से बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर मुनव्वर अली बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी मुनव्वर भाई, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर जी, मैंने 2 सवाल पूछने। एक तो ये है कि कोरोना में बुखार मस्त है भाई, बुखार जरूर होता है। ठीक है। बगैर बुखार के भी कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं। सही। अच्छा, दूसरा एक ये है कि सर के बुखार भी ना हो, आपको कोरोना के सिम्टम्स भी नहीं है वगैरह ये वो, उसके अलावा आपका पेट खराब है, क्या ये कोरोना की अलामत है? बिल्कुल सही। बहुत सर प्लीज जरा बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बड़ा ये कॉमन से सवाल है, सब लोग पूछ रहे होते हैं। देखिए, जो कोरोना है उसके सिम्टम्स में हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बगैर किसी सिम्टम्स के भी उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है। मैं तकरीबन 11 फैमिलीज जो हैं वो डील की हैं जिनको पूरी फैमिली को पता चलिए कोरोना है। ठीक है। उनको क्वारंटाइन किया, सबके टेस्ट लिए गए, सब क्लोज कांटेक्ट में थे। और लोग चले क्लोज कांटेक्ट में नहीं होते, स्पाउस तो क्लोज कांटेक्ट में आता है। तो ये है कि इवन स्पाउस को भी नहीं था। जितने केसेस है सिर्फ एक जो है ना वो खातून जिनकी डेथ नहीं था, किसी को फीवर नहीं था, किसी को कुछ भी नहीं। सिर्फ ये है कि घर में एक कोरोना का पेशेंट था, उसका टेस्ट पॉजिटिव था। तो ये सारे वो लोग थे जो बाहर से आए थे, लोकल में से कोई एक फैमिली भी यहाँ लोकल नहीं थी। उनमें से एक खातून जो कनाडा से आई हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, वो DHA में रहती थी। सही है। अदरवाइज किसी एक फैमिली मेंबर में एक के अलावा बाकी किसी का जो है ना वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, सबके नेगेटिव थे। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया कि इसमें हमारा जितना इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होगा तो हम इतना ही इससे बच जाएंगे, चाहे कितने को क्लोज कांटेक्ट में क्यों हो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम मास्क न पहने। जो हुकूमत की बताई जो एहतियाती तदाबीर हैं या WHO की तरफ से, उस पर हमें जरूर अमल करना है। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि बुखार दिखने में ना भी? बिल्कुल। मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि जो है वो वुहान में जो एक फैमिली का टेस्ट हुआ था तो उसमें एक बच्चा था जिसको कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन जब उसका जो है ना PCR किया गया और उसका जो है ना वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्ट किया गया तो वो उसका पॉजिटिव आया। ठीक है। तो ये है कि हो सकता है कि मैं भी पॉजिटिव हो के ठीक हो गया हूँ, जैसे WHO भी कहता है, और तकरीबन हर बंदे को इस बात का इल्म है कि ये अब इससे को बच नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। बच वही सकता है जिसका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। क्योंकि आप घर में अगर रह भी रहे हैं तो बाहर से आप खाने पीने की चीजें आ रही हैं, दूध आ रहा है, सब्जी आ रही है, मतलब आप किस तरह 100% तो नहीं बच सकते ना। वायरस है उससे नहीं बच सकते। वायरस जितनी भी वायरल डिजीज हैं ये हवा के थ्रू फैलती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम WHO की पहले दिन से लेकर आज तक की तमाम डेवलपमेंट्स को मान लें तो फिर उसमें एंड रिजल्ट यही है कि हम इससे हमें बचना है ना। ठीक है। तो बच कैसे सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपना इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग करना है। अब इम्यूनिटी लेवल किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है? कॉल से पहले मैं बता रहा था कि हमें कैल्शियम
विटामिन डी और विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी करनी है। ठीक है। क्योंकि जब सार्स में जब उन्होंने लोगों पे डेवलपमेंट देखी कि किन लोगों को वो फर्क पड़ रहा है, तो वो लोग जो है ना ज़्यादा वो लोग इससे मुतासर नहीं हुए है जिनमें विटामिन ए और विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं थी। तो विटामिन डी जो है बहुत सारी चीज़ों में वैसे भी हम विटामिन डी जो है ना वो ले सकते हैं। सूरज की रोशनी में शाम की जो धूप है असर के बाद की, उसमें समय जाने से हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। एक एप्पल खा लें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। ये जो कोयटा की खुबानी होती है जो पीले रंग की, वो इतनी मीठी तो नहीं होती, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन डी होता है। अच्छा। कैल्शियम जो है ना, ये जो सफ़ेद तिल होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में जो है ना वो इनमें जो है ना वो कैल्शियम होता है। उसमें अगर एक चुटकी हम जीरा ऐड कर लें तो ये हमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इंप्रूव करेगी और हमें डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने गर्मी के मौसम में पैदा की है वो बहुत अच्छी है। अच्छा। और जो सर्दी के मौसम में पैदा की है वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है। तो अगर वो सर्दी वाली चीज़ अगर माल्टा अगर जो है ना वो गर्मी में अच्छा नहीं है तो यकीनन वो गर्मी में अवेलेबल भी नहीं है। और अगर आम अगर गर्मी में सर्दियों में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ने उसको हमारे लिए ठीक नहीं था, तो वो सर्दियों में अवेलेबल नहीं है। मौसमी जिस मौसमी फल वैसे अब आम है बड़ा अच्छा है, लिमिटेड, इवन शुगर वाला बंदा भी लिमिटेड अपने डॉक्टर के मशवरे से, उसमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, वो इस्तेमाल कर सकता है। और अब मैं उसकी तरफ आऊंगा कि इसका इलाज और जो है इसकी प्रिवेंटेशन क्या है। देखें, अदरक का कहवा बेहतरीन चीज है, ये हर बंदे को पता है अदरक का कहवा कैसे बनाना है। प्रोग्राम शॉर्ट है क्योंकि मैं इसको शॉर्ट करूंगा। दालचीनी बहुत बेहतरीन चीज है, हाफ टी स्पून जो है दालचीनी असली खुद पिसवा लें, किसी भी यकीन ना करें। दालचीनी बहुत अच्छी है। एक तो एक दालचीनी जो है ना वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है कि वो इंसुलिन लेवल को बढ़ाती है। ठीक है, दालचीनी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। और अदरक, दालचीनी, लहसुन बहुत बेहतरीन चीज़ है। कुछ लोगों को उसकी स्मेल से थोड़ी एलर्जी होती है, तो उसको छोटा छोटा चॉप कर लें, थोड़ी देर रखेंगे तो वो स्मेल वाला जो एलिमेंट है वो कट जाएगा, तो वो पानी से ले सकते हैं। कुछ चीज़ हम जब पानी से लेते हैं, जब लिक्विड जो है ना कैरियर होता है, तो वो चीज़ हमें अच्छी तरीके से हमें डाइजेस्ट होती है और हर जहाँ पहुंचना होता है वो हर जगह पहुंचती है। डॉक्टर कॉलर मजीद बात करेंगे, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद कियानी बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे जावेद साहब? अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि जब कोरोना एक दफा हो जाए तो ये दोबारा भी हो जाता है? हाँ, दूसरी बात, दूसरी एपिसोड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। दूसरी एपिसोड। जी देखिए, कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है कि जो एक दफा हो जाए दोबारा ना हो। दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। जब हमारा इम्यूनिटी लेवल लो होगा दोबारा भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम में शुरू में अर्ज किया कि किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो मैं कॉलर की बात को इस बात से लूंगा, शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव लोगों का आ जाता है ना, बिल्कुल, तो जरूरी नहीं है किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो उसको दोबारा कोरोना हो गया हो। अगर एक बंदा सेहतयाब हो जाता है तो उसका अपने अंदर जो है ना एंटीबॉडीज जो है ना अपना सिस्टम बन जाता है कि वो उस वायरस को एक दफा जब हाइपोथैलेमस के थ्रू इंसान की बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है तो वो उस वायरस को निकाल के बाहर फेंक देती है। जब एक दफा वो कामयाब हो जाते हैं लड़ने में तो फिर वो स्ट्रांग हो जाते हैं उसी बीमारी के अगेंस्ट। दोबारा आमतौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कोई सच नहीं है कि कोई ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है कि अगर किसी को एक दफा हो गया तो दोबारा नहीं होगा, हो भी सकता है। तो जो बीमारी एक दफा होगी है उससे नेक्स्ट उस बंदे को दोबारा ज्यादा एहतियात करनी चाहिए ताकि वो दोबारा ना हो। और ये इम्यून सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा रोल, इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि अदरक का कहवा बना के पिए, बहुत बेहतरीन चीज है। इसके अलावा जो है ना लहसुन जो है ना उसको एक जो उसकी तुरी होती है वो उसको छोटा छोटा चॉप करके पानी से निकल लें। और इसके अलावा दालचीनी का मैंने बताया, और लौंग बहुत बेहतरीन चीज़ है कि हमें जो है ना अदरक का कहवा बना के उसमें 2 लौंग डाल दें, साथ साथ पीते रहें, उसका एक्सट्रैक्ट शामिल साथ होता रहेगा। और आखिर में वो लौंग चबाना जरा मुश्किल है क्योंकि टेस्ट डेवलप नहीं होता सबका, तो वो शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी लेवल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और ये नज़ला, जुकाम, खांसी यानी प्री कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। सही है। तो ये से हम डॉक्टर साहब, ये जो हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं इसको थोड़ा सा मैंने देखा है कि कुछ जो है इसको डिनाउंस किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि जी ये कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, और जो है मसलन वो कुछ अर्सा पहले अभी वो जो है वो एक सना मक्की की भी बात आई और उस पर भी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का रिएक्शन उस पर आया कि जी कोई इन चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो है कोरोना के केस में इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये थोड़ा सा क्लियरफाई कीजिएगा लोगों के लिए। देखिए, बात यह है कि जब भी कितनी भी कोई भी बीमारी हो और उसमें कोई भी चीज़, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथिक हो, तो हर जो डॉक्टर है उसकी अपनी ही राय है। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि होम्योपैथिक काम नहीं करती, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हर्बल मेडिसिन काम नहीं करती। बिल्कुल ऐसे और वो समझते हैं कि एलोपैथिक नहीं काम करती। ठीक है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट बीमारियों पे डिफरेंट चीज़ों का अलग अपना एक जो है ना वो इफेक्ट होता है और उनका अपनी एक डेवलपमेंट है, अपनी एक रिसर्च होती है डिफरेंट।
तो ये कि ऐसा नहीं है, ये कहना तो खैर गलत है कि ये इसका बिल्कुल असर नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है। तो अब किसी की अगर टांग टूट जाए तो वो होम्योपैथिक तो उसका इलाज नहीं कर सकता, वो सर्जन ही उसको जोड़ेगा। और उसमें तो इम्यून सिस्टम इससे मजबूत होता है, ये बिल्कुल हकीकत है। सही है कि हमने किसी जमाने में सैफरॉन, जिसको ज़ाफ़रान कहते हैं, बिल्कुल जी, ज़ाफ़रान और शहद को हमने मिक्स किया। कैसे? क्योंकि वैसे तो शहद में कोई चीज मिक्स नहीं होती, ठीक है। तो हमने जो है ना वो एक खास क्वांटिटी के तहत, एक खास प्रोसीजर के तहत उसको मिक्स किया, उसकी एफिकेसी भी वेस्ट नहीं हुई, और वो नज़ला जुकाम खांसी में इतना बेहतरीन है, ठीक है, कि अगर हाफ टी स्पून बंदा रात को सोते में ले ले, उसको कभी भी नज़ला जुकाम नहीं होगा। सही। तो सब टाइम बिल्कुल हमारा खत्म हो गया है, और टाइफाइड पे लास्ट में हम बात कर लेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जरूर करेंगे। लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो बता दी हैं, और डेफिनेटली क्योंकि अभी बात इम्यून सिस्टम की आ गई है, तो जी हर्बल ऑप्शंस आपने दिए हैं, यही इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, क्योंकि एलोपैथी में तो कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि बहरहाल मसलन नॉर्मल यूज। इन्हीं हर्बल मेडिसिन से जो न्यूट्रास्यूटिकल में हमने जो लास्ट ईयर जो टाइफाइड और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नज़ला जुकाम खांसी और टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, और हमने जो मेडिसिन बनाई थी वो बेहतरीन काम कर रही है, ठीक है। बल्कि लास्ट में हमारी मेडिसिन शॉर्ट होगी, हमें अब NIC लेके और एक स्ट्रिप उनको देनी पड़ रही है, एक रजिस्टर देना पड़ रहा है, बहुत बेहतरीन काम करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनिए डॉक्टर इफ्तिखार हैदर की। यहाँ पर हम छोटा सा वक्फा लेना, फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और मैं एक बार फिर आपको हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर जो है वो बताते चलूँ, 0512321200 हमारा लाइव नंबर है। और डॉक्टर इफ्तिखार हैदर की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हम लोग जा रहे हैं लाहौर की तरफ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अशरफ। डॉक्टर साहब जो हैं वो कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हैं, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और हॉली फैमिली हॉस्पिटल जो है वहां पर डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करें, ताकि हम जो है कमर दर्द का जो मसला है, जो बीमारी है, उसके बारे में बात कर सकें। डॉक्टर साहब का थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, शेख साहब मेडिकल यूनिवर्सिटी रहीमिया खान जो है वहां पर भी डॉक्टर साहब का तकरीबन 30 साल से ज्यादा का न्यूरो सर्जरी का एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर साहब कन्वेयर हैं, एग्जामिनर हैं MS न्यूरो सर्जरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी, और इसी तरह बहुत ज्यादा खिदमत डॉक्टर साहब की न्यूरो सर्जरी के फील्ड में है। डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सलाम डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। प्रोफेसर साहब, कमर दर्द के बारे में आपने कहा कि आज बात की जाएगी, तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि कमर दर्द बेसिकली एक तो हम बहुत मुख्तलिफ किस्म के कमर दर्दों की बात करते हैं, तो ये क्या मेन वजूहात क्या आप लोग देखते हैं कमर दर्द की? शुक्रिया खुरम, आपने तारुफ के दौरान मेरा ख्याल है शायद आप चूंकि इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं जी सर, तो आपने होली फैमिली हॉस्पिटल का जिक्र किया कि मैं वहां पे काम कर रहा हूँ। मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और उससे मुंसलिक जिन्ना हॉस्पिटल है, लेकिन जी हाँ, लेकिन आपकी इस बात ने जो है वो मुझे 35 साल पीछे धकेल दिया है, क्योंकि मैंने आगाज होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी से किया माशाल्लाह, ठीक है, हाउस सर्जन। तो ये दोनों चीजें आपस में इस तरह से मिल जाती हैं। पर आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो आपने कहा कि कमर दर्द और उसके हवाले से हम आज गुफ्तगू करना चाहेंगे, और आपने मुझे इस मामले में कुछ मौका भी दिया है। और ये असल में कमर दर्द एक इंतहाई आम, कॉमन जिसको हम कहते हैं आम अलामत है। मैं इसको अलामत कह रहा हूं, मैं इसको बीमारी नहीं कह रहा, ठीक है। और आप यूं कह लीजिए कि 80% अफराद किसी भी माशरे में कभी भी किसी भी वक्त इस दर्द का शिकार होते हैं और उससे ठीक हो जाते हैं। सही है। इसी वजह से बेशतर अफराद वो किसी न किसी सूरत में मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई और, उससे रुजू भी करते हैं, क्योंकि बसा औकात दर्द ठीक नहीं हो पाती। और इसी वजह से ये एक आप कह लीजिए कि बहुत बड़ा इशू है किसी भी माशरे का, चाहे वो पाकिस्तान का माशरा हो या चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, ये होना सबको होता है। सही है। अब कमर दर्द के साथ एक दूसरा जो आप कह लें कि एक और अलामत जो बड़ी मुंसलिक है वो ये, और जब हम कमर दर्द की बात करते हैं तो यकीनन हमारी इससे मुराद लो बैक एक, यानी कि कमर के निचले हिस्से की दर्द है। सही। और जिस वक्त ये दर्द
टांग में जाना शुरू हो जाए, जिसको अमूमी तौर पे हम जो वेल नोन मेडिकल सर्कल्स में, और अब तो हर तरह आम आदमी को भी पता है, इसको शियाटिका कहते हैं। ये शियाटिका और कमर दर्द दो आपस में जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आती हैं, और आप इसको अर्क नसा का दर्द कहते हैं जो कि टांग में चला जाता है। सो ये दो बीमारियां या दो अलामात हैं जो आपस में जब एक दूसरे से मिल जाए तो मुख्तलिफ किस्म के हमारे लिए मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आपको सबसे पहले तो मैं कमर दर्द के हवाले से ये बताऊं कि ये 3 तरह के होते हैं। अब आप यकीनन इस बात पे या शायद जो सुन रहे हो हमारे हज़रात वो इस बात पे हैरान हो कि 3 तरह के किस तरह से होते हैं। सही है। ये 3 तरह के ऐसे हैं क्योंकि एक वो है जो कि शदीद दर्द है। सही। और ये शदीद दर्द सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते के लिए जब रहे तो हम इसको शदीद दर्द कहते हैं। सही है। फिर जब 6 हफ्ते गुजर जाए तो जो बाकी मरीज रह जाते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कदरे शदीद दर्द की ग्रुप में आ जाते हैं। अच्छा। और फिर जब वो 6 हफ्ते भी गुजर जाए और मामला महीनों पर चला जाए तो 3 माह के बाद हम ये कहते हैं कि ये अब दायमी कमर दर्द का शिकार हो गया मरीज। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो 80% मरीज हैं वो शदीद दर्द के दौरान ही ठीक हो जाते हैं, यानी कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है। जब वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो गए तो कोई ऐसा मसला नहीं। प्रोफेसर साहब हमारे पास कॉलर हैं, कॉल लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहां से बात करें? हेलो, ड्रॉप होगी जी। डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी अच्छा, अब हम अगली बात पे आ रहे थे कि जो फिर जो कदरे शदीद दर्द वाले हैं वो सिर्फ 10% मरीज रह जाते हैं। ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे कि दायमी कमर दर्द तो सिर्फ 5% मरीज होते हैं जो दायमी के रह जाते हैं। अब इसमें एक और भी मसला है, और वो मसला ये है कि जो 6 हफ्ते के दौरान ठीक हो जाते हैं उसके बाद जो अफराद रह जाते हैं और जो एक ग्रुप है कमर दर्द का, ये चूंकि एक अच्छी बात है कि वो बेशतर लोग तो ठीक हो गए, लेकिन वो जो 10 से 20% बीमारियां हैं जिनको तशखीस होना चाहिए और वो इसलिए रह जाती हैं और वो इंतहाई हसास नौइयत की बीमारियां हैं, ऐसे अफराद कतई डॉक्टरों के हाथ चढ़ जाते हैं। ठीक है। और या ऐसे लोग जो कि इस चीज को डील नहीं कर पाते, इसके लिए स्पेशलाइज नहीं है, वो इनको डील करना शुरू कर देते हैं। और वो जो टाइम है जिसमें कि उनकी तशखीस होनी चाहिए, बाद इंतहाई हसास और खतरनाक किस्म की बीमारियां हैं, वो उस टाइम फ्रेम में से, उस वक्त में से वो गुजर जाते हैं जबकि उनकी तशखीस होनी चाहिए थी और नहीं हो पाती। और यही वो मरीज हैं जिनके हवाले से मैं चाहूंगा कि लोगों को मालूमात भी मिले, क्योंकि अक्सर फिर वो आपके पास इंतहाई लागर हालत में लाए जाते हैं बर वक्त इलाज ना होने की सूरत में। सही। और बाज़ औक़ात उनमें से कुछ जानवर भी नहीं हो पाते कुछ, क्योंकि बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं। बिल्कुल सही। तो ये एक इंतहाई अहम बात है जो कि आपके और ज़ाहिर है अवाम को नोटिस में आनी चाहिए। जो कमर दर्द से मुंसलिक मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनकी तो एक लंबी लिस्ट है, वो तो एक आप कह लीजिए कि एक मेडिकल इशू है। सही। लेकिन कॉलर हम कॉल ले लें, फिर उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? जी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, मलिक साहब बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मैं 30 साल से मतलब कब्ज का शिकार हूँ। मैं तो बहुत काफी जगह से मेडिसिन ली है, अभी तक मैं सेटिंग में नहीं आ रहा हूँ। ठीक है जी, यही तो मैं डॉक्टर साहब से मशवरा लेना चाहता हूँ कि क्या करूँ। अभी मैं 50 साल मेरी उम्र हो गई है। ठीक है। अभी 50 साल एज हो गई, अभी तो मुझे जो है तकलीफ मतलब रहती। आपको बेसिकली कमर में कहां पर दर्द होता है? ये जो छोटी सी नीचे वाली जो नीचे पीठवा है, जो नीचे कमर है, इसमें दर्द होता है। ठीक है। और आपने ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ जगहों से करवाया है? जी मैंने ट्रीटमेंट पिंडी से डॉक्यूमेंट मतलब पिंडी से भी ली है मेडिसिन, और मैंने पाकिस्तान की कोई जगह नहीं छोड़ी, मैंने लाहौर से भी ली है। सही। मियांवाली से ली है, बेसिकल तो मेरा मियांवाली से तलक है। ठीक है। इधर तो मैं जॉब करता हूँ इस्लामाबाद में। ठीक है। क्या डायग्नोसिस क्या बताया गया कि जी मसला क्या है आपकी कमर का? वो कह रहे हैं कि जी ये जो है आपको कब्ज छोटी उम्र से जो शुरू हुई है, तो ये आपके खानदान में कुछ आ रही है कब्ज का मसला, जेनेटिकल। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब ने आपका सवाल सुन लिया, डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। प्रोफेसर साहब, इन्होंने कहा 30 साल से इनको बैक पेन चल रहा है, मुख्तलिफ जगह से ट्रीटमेंट करवाया। जी मैं अपने भाई से को यही मशवरा देना चाह रहा हूँ। ये इसी वजह से मैंने शुरू में आपसे अर्ज की थी कि ये कमर दर्द को हम 3 मुख्तलिफ अक़साम में डिवाइड कर लेते हैं, और ये वही एक दायमी कमर दर्द जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, परमानेंट हो गया कि 3 माह का अरसा बिल्कुल 3 माह का अरसा गुजर गया
और अब 3 माह का क्या बल्कि सालों का और दहाइयों का अरसा गुजर गया। अच्छा, ये वो मरीज होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर, आप देखिए इन भाई साहब ने खुद ही बताया कि मैं पिंडी, लाहौर, कोई जगह मैंने छोड़ी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, मैं हर जगह पर गया जी। अब ये वो मरीज हैं जिनकी एजुकेशन होनी चाहिए। ये एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अच्छा, बाकायदा तौर पे ये ट्रीटमेंट का पार्ट है कि इनको ये समझाया जाए कि आपकी कमर दर्द की वजह क्या है, ठीक है, और आपकी तवक्कुआत क्या होनी चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ ये फर्ज कर लिया जाता है कि हर बीमारी का क्योर है। देखिए कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें कि आप क्योर कहते हैं कि हो गया, मलेरिया आपने दवाई दी, मलेरिया खत्म हो गया और ये क्योर हो गया। आप किसी और ऐसी बीमारी को देख लीजिए कि जहां पे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर हम कमर की बात करें, किसी की लंबर डिस्क है और डिस्क का आपने ऑपरेशन किया या बगैर ऑपरेशन के वो ठीक होगी, तो ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। लेकिन कुछ ऐसी दायरी बीमारियां जो कि क्योर नहीं बल्कि वो वहां पे कंट्रोल है, और उस कंट्रोल को अचीव करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए आपको पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है। तो जिस पेशे से मुंसलिक है उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी पड़ती है, उसको रिहैबिलिटेट करना पड़ता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि मिसिंग है। और मेरे भाई के लिए भी मेरी यही तजवीज होगी, मशवरा होगा कि वो अपने रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लेकिन बदकिस्मती से ये ऐसे शोबे हैं जो कि आम फैम लोगों को पता भी नहीं है और एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे। सो मैं इन शोबों की भी बड़ी जरूरत है, लेकिन इनके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के पास उससे रुजू करें और उनसे मशवरा करें ताकि इनकी एक्सरसाइजेज, इनकी पोस्चरल एडजस्टमेंट, रोजमर्रा के मामूलात कैसे इनको अपने गुजारने, उनमें इनकी मदद की जा सके और दर्द के लिए कम से कम दवाई पर इन्हिसार। प्रोफेसर साहब एक और कॉलर हमारे पास कॉल ले लेते, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहां से बात करें? हेलो जी फरमाइएगा, कौन बात कर रही हैं? मैं ना गुजरांवाला से बोल रही हूँ जी, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मेरा नाम शफकत है। मैं बड़े सालों से ना मेरे ना कमर में तकलीफ थी, ठीक है, तो वो ना अब मैंने वो ना हार्ट का पिछले साल मैंने ऑपरेशन करवाया। अच्छा, उसके बाद मुझे ना मेरे से टांगों में दर्द और कमर का मेरा जो गैप भी है थोड़ा सा, और मैंने बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लाहौर MRI भी करवाए, बहुत कुछ करवाया, ठीक है, तो मुझे आराम नहीं आया। सही है, मैंने इतने एक्सरे भी करवाए हैं, मेडिसिन भी। अब मैं गुजरांवाला यासीन डॉक्टर जो वो नहीं है लाहौर प्रोफेसर आर्थोपेडिक का, ठीक है, कंजीमेंट में, सही है, हाँ जी, उसका शगीर्द है गुजरांवाला में। आप अपना उसको दिखाया मैंने, ठीक है, उसने भी मेडिसिन दी है, तो ब्लड प्रेशर है, शुगर नहीं है मुझे, ठीक है, तो वो अब मेरे से पिछली जो टांगे है ना, पिछली तरफ जी, घुटने में भी दर्द है जी, तो वो ना मेरे से चला ही नहीं जाता। चले, कितनी उम्र है आपकी और वेट कितना है? मेरी 70 साल हो गई है। और वजन कितना है आपका? वजन नहीं मैंने किया, वजन इतना छोड़ा भी नहीं है। अच्छा, बहरहाल जब का मैंने ये चलना नहीं हुआ ना, मेरा ज्यादा ही वजन हो गया, ठीक है, मेरे से चला ही नहीं जाता। सही है प्रोफेसर, मैं सिर्फ बाथरूम जा सकती हूँ, नहा लेती हूँ खुद, सिर्फ ये है कि मेरे से ना वो मैं जेल भी लगाती हूँ, मेडिसिन भी खाती हूँ, ठीक है, तो मेरी जो तकलीफ है ना वो मुझे बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। प्रोफेसर साहब प्लीज। मैंने इसीलिए आपको शुरू में अर्ज किया था कि ये हम इनको 3 मुख्तलिफ इकसाम में डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल सही। पहला सवाल भी जो था वो भी उस कमर दर्द से था जो कि दायमी यानी कि क्रॉनिक बैक है, बिल्कुल ठीक, और इन्होंने भी जो अपनी दर्द बयान की है, ये भी क्रॉनिक बैक है, दायमी कमर दर्द है। अब देखिए जिस तरह घुटनों के जोड़ है जी, कंधों के जोड़ है, मोरों के भी जोड़ है, और सबसे ज्यादा जोड़ है ही मोरों में, वर्टिब्रल कॉलम में। हर 2 मोरे इनके दरमियान 3 जोड़ होते हैं, एक मेन जोड़ जिसको डिस्क कहते हैं और 2 साइड के जोड़ हैं जिनको फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक। 70 साल की उम्र, मुझे यकीन है कि हमारी ये जो खातून सवाल कर रही थी, इनका वजन जरूरत से ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं ओवरवेट होना या ओबेसिटी, ठीक है, और ये सब पिछले साल से इनके इन जोड़ों के ऊपर वजन पड़ रहा है, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं है। हमारे जो
पट्ठों के जो पेट के और कमर के पट्टे होते हैं, खासकर खवातीन में, क्योंकि प्रेगनेंसीज के बाद ये और ज्यादा इनकी टोन कम होनी शुरू हो जाती है, तो जो रीढ़ की हड्डी है उसको सपोर्ट करने के लिए जो मसल्स हैं वो अपनी टोन लूज करना शुरू कर देते हैं। नतीजतन जो फोर्सेज हैं वो उसके ऊपर ज्यादा अप्लाई होती हैं, डीजनरेशन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, और वक्त के साथ साथ जैसे घुटने जवाब देंगे, जैसे कंधे जवाब देंगे, इसी तरह से मोरों के जोड़ भी जवाब देंगे। अब इसके लिए फिर मैं वापस उसी तरफ आता हूं कि देखिए, इनको तो इन डिटेल्स के साथ शायद इतनी ज्यादा रग़बत ना हो कि मेरी वो पैथोफिजियोलॉजी क्या थी। इनको तो जो चीज दरकार है कि मैंने इस दर्द से कैसे निजात हासिल करनी है, मेरा इलाज क्या है और मुझे आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही। इनके लिए भी उस तरफ हमें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने ना शदीद कमर दर्द के हवाले से बात की है और ना ही जो है वो कदरे शिद्दत, ये अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो दायमी कमर दर्द के हवाले से है। और ये बयान वही चीजें हैं कि आपने वजन कम करना है, आपने वर्जिश करनी है। एक 70 साल की शख्स की वर्जिश यकीनन एक 40 या 50 साल के शख्स की वर्जिश से मुख्तलिफ है। ये कौन बताएगा, कौन समझाएगा? फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। अच्छा। तो इनको भी जिस चीज की जरूरत है वो एक्सरसाइजेज, वेट रिडक्शन, कम से कम दवाइयां जिन पर इन्हिसार किया जाए। लोग ये समझते हैं कि देखिए, मैंने कहा कि मैंने हर तरह की दवाई खाई, मैंने हर तरह का एक्सरे कराया, मैंने MRI कराया। ना वो हर तरह की दवाई, ना हर तरह का MRI, चंद मखसूस टेस्ट होते हैं वो करवा के, और अगर आप सही जगह पे पहुंचे हो तो डिफरेंशिएट हो जाता है, आपका पता चल जाता है कि इस मरीज को किस चीज की जरूरत है। और वो मैंने आपको कहा था कि मरीज को एजुकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करें? ऐसे करें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सवालों के जवाब भी दिए। ये थोड़ा सा अर्ज कीजिएगा कि सर्जिकल ऑप्शन कोई है इस तरह के दर्दों का? जी, अब मैं उसकी तरफ आता हूं। देखिए, अभी तक हम जिन बीमारियों की बात कर रहे थे, ये वो आप बीमारियां कह लीजिए या वो डिजीजेस कह लीजिए जो कि मेडिकली ट्रीट हो रही हैं, नॉन सर्जिकली ट्रीट हो रही हैं। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इन डिजीजेस में ये होता है कि आप कुछ इंजेक्शंस लगा देते हैं। ठीक है। और उनकी भी अफादियत कोई बहुत ज्यादा अभी तक सामने नहीं आ सकी। किसी में आराम आ जाता है, किसी में नहीं आता। ज्यादातर ये स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन होते हैं, जिनमें किसी में कारगर हो, फिर उनमें एक मखसूस किस्म की आप कह लीजिए रेडियो फ्रीक्वेंसी हम रेजोटमी या फिसिटेक्टमी कर देते हैं। लेकिन ये बहुत कम मरीज होते हैं जिनको इनकी जरूरत होती है। जहां तक सर्जरी का जी प्रोफेसर कॉलर हम आपस कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहां से बात करें? मैं सुहेल बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी फरमाइए सुहेल साहब, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? अच्छा मोहतरम, रिक्वेस्ट ये थी डॉक्टर साहब से मेरी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, सीनियर डॉक्टर साहब को बुलाया हुआ है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर लेते हैं, घर बैठे लोगों को कुछ गाइडलाइन मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच। मेरी मिसेज की एज जो है ना वो 30 ईयर्स है। ठीक है। मेरी माशाल्लाह 4 बेटी है। माशाल्लाह। जी, तो 2 जो मेरी बेटियां पैदा हुई ना वो मेजर ऑपरेशन से हुई है। ठीक है। तो उसके बाद ना मेरी मेजर बेगम जो कमर है ना इसमें दर्द रहती है, वो नमाज भी खड़े होकर नहीं पढ़ सकती। अच्छा। वो चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ती है। ठीक। और जो पेन है ना वो टांग से शुरू होती है और पीछे कमर तक जाती है। ठीक हो गया। इसी के बारे में डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, साथ एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब का अगर कोई पता चल जाए किस जगह बैठते हैं, कोई इनका सेल नंबर, ताकि बंदा इससे बाद में भी कोऑर्डिनेट कर सके। सही। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में होते हैं और आप मशहूर डॉक्टर साहब हैं, आप किसी से पूछेंगे तो पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब बताइए क्या कहना चाहिए? जी सुहेल साहब, आपकी बात से जो मैं सारी चीज समझ सका हूँ ये कि आपकी जो बेगम साहब हैं उनके 2 C सेक्शंस हो चुके हुए हैं और इसका और 4 डिलीवरीज। मैंने अभी जैसे अभी इब्तदाई गुफ्तगू में अर्ज की थी कि खवातीन में खासकर हमारे यहाँ डिलीवरीज और जो उनका लाइफस्टाइल होता है, उसके बाद उनके जो निचले हिस्से के कमर के और जो पेट के मसल्स हैं, खासकर जबकि ये सेक्शंस हो चुके हों तो वो कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जिस चीज का हम, क्योंकि एक बड़ा अहम और लंबा भी वसी टॉपिक है, तो कुछ अफराद में जेनेटिकली यानी जिनियाती तौर पे उनमें अर्ली डिजेनरेशन की एक टेंडेंसी होती है, किन चीजों की? जोड़ों की और मोरों के जोड़ों की भी होती है। तो अब आप देखिए ना, ये एक लामहला ये सवाल उठता है कि बहुत सारी खवातीन के C सेक्शंस होते हैं, बहुत सारी खवातीन जो है इन प्रॉब्लम्स में से गुजरती हैं, हर एक को क्यों नहीं होता?
तो हर एक को इसलिए भी नहीं होता कि जो माहौलियाती अवामिल हैं और जो पैदाइशी अवामिल है, जो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं, ये सारे मिलके असरात मुरतब करते हैं। ठीक हो गया। तो इनके हवाले से ये यकीनी तौर पे मैं इनको कहूंगा कि बेगम आपकी जो है वो आई एम श्योर कि अगर आप उनको एक एक्सरसाइज प्रोग्राम रिहैबिलिटेशन में डालें तो वो यकीनन बेहतर हो सकती हैं और कुछ दवाई भी उनको इस्तेमाल करवाएं और आपको इतनी दूर आने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। मुझे इस बारे में भी बड़ा यकीन है कि इस्लामाबाद पिंडी में बहुत अच्छे न्यूरोसर्जन मौजूद है और वो आपको बड़ी बेहतर गाइडेंस दे सकते हैं। मुझे पता नहीं कि आपने न्यूरोसर्जन से रिजू किया सुहेल साहब के नहीं, लेकिन अगर आप वहां पे किसी अच्छे न्यूरोसर्जन से रिजू करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, आप अगर कमर दर्द के टॉपिक को थोड़ा सा समराइज कर सकें। है तो बड़ा वसी, क्योंकि ना हमने अभी तक इसकी एक्चुअल जो मेरा मुतमा नजर था वो ये कि इसके बारे में एक बड़ी आप कह लें कि मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है और वो ये है कि आप जब जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया कि 80% मरीज तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये मैकेनिकल बैक एक है, मस्कुलर स्पैज़म है और उनको सिर्फ थोड़ी सी चंद दिन की रेस्ट की जरूरत होती है और थोड़ी सी दवाई की जरूरत। लेकिन यहां पर अब मैं, चूंकि आपने कहा कि चंद मिनट रह गए हैं, तो मैं इसको एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। वो भी बड़ा एक अहम मौजू है, हम इसको अगर वाइंड अप करना ही चाह रहे हैं तो वो है लंबर डिस्क हर्निएशन का या शियाटिका का। क्योंकि ज्यादातर जो डिस्क हर्निएशन है, जो हम निचले कमर के मोरे हैं, उनके जो जोड़ होते हैं, जो मेन कुशन की तरह का एक एरिया होता है जो 2 मोरों को जोड़ता है और जिसके ऊपर सारा वजन पड़ता है और उसमें पोर्शन होता है, उसको डिस्क कहते हैं। उस डिस्क में किसी भी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसका गूदा निकल के हराम मगज की नली में आता है और जो नस हमारी टांगों को जा रही होती है उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर देता है। ठीक है। इसमें भी मेजॉरिटी लोग तो जो है वो रेस्ट से बेहतर हो जाते हैं, लेकिन कुछ अफराद ऐसी हैं जिनको यकीनन सर्जरी की या तो फौरी तौर पर जरूरत पेश आती है या अगर वो ठीक नहीं हो पा रहे तो फिर भी जरूरत पेश आती है। मैं उस हवाले से सिर्फ आपको ये बता दूं कि वो मरीज जिनके अंदर मसाने या अंतड़ियों की खराबी आ चुकी है, यानी कि उनके पेशाब बंद होने का अंदेशा है, तो ऐसे मरीज या पेशाब बंद होना शुरू हो चुका है, क्योंकि यही नसें ना सिर्फ टांग की तरफ बल्कि मसाने और अंतड़ियों की तरफ भी जा रही होती हैं, तो उन मरीजों के लिए फौरी तौर पे ऑपरेशन रिकमेंडेड है। फिर ऐसे मरीज जिनके पांव में कमजोरी आ रही है, दर्द तो अपनी जगह पे रहा, सही, पांव में कमजोरी आ रही है या टांग में कमजोरी आ रही है, फौरी तौर पे ऑपरेशन होना चाहिए। वो टाइम विंडो है, हमें वो खोनी नहीं चाहिए। या वो मरीज जिनके अंदर ये कमजोरी बढ़ती जा रही है और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है, क्योंकि आप देखिए आपने 2-3 दिन दवाई दी, मरीज को दर्द का आराम नहीं आ रहा। इन तमाम प्रॉब्लम्स के होने का अंदेशा जो मैंने भी आपको बताया है कि पेशाब का कंट्रोल कम हो जाना या बंद हो जाना या टांग में कमजोरी आ जाना, ये बिल्कुल मौजूद होता है। तो इस अंदेशे के पेश नजर इनकी सर्जरी होना इंतहाई जरूरी। एक तो ये सेगमेंट है और दूसरा जो पेशेंट्स जिनको ये रिक्वायर्ड होती है सर्जरी, ये वो है जिन्होंने दवाई भी खा ली, रेस्ट भी करके देख ली, एक्सरसाइजेस भी कर ली, लेकिन उनकी टांग का दर्द नहीं जा रहा। ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन कमर दर्द के लिए कभी भी नहीं होता, ये सिर्फ टांग के दर्द को रिलीफ देने के लिए, बेहतरी लाने के लिए होता है, ताकि मुस्तकबिल में एक तो जो मैंने आपको बताया कि उन चीजों से बचा जा सके, और दूसरा कि इन मरीजों की जो मुद्दत है इस प्रॉब्लम से गुजरने की, उसको खत्म या कम किया जा सके ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दोबारा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, टाइम बिल्कुल हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अशरफ की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर इलामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा, आपको बहुत सी गाइडेंस मिली होगी। हमारा फेसबुक पेज जो है उसको लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर हम तमाम डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन कि किस डॉक्टर का प्रोग्राम किस दिन आना है वो वहां पर पोस्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी को प्रोग्राम से जिंदगी से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।